चित्तौड़गढ़ पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आइए आज चित्तौड़गढ़ के हम ऐसे क्रांतिकारी वीर से मिलाने जा रहे हैं जो चित्तौड़ में जन्म लेकर पूरे चित्तौड़ की शोभा नहीं पूरे भारतवर्ष की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आदरणीय बड़े भाई साहब जयपाल जी आज हमारे बीच में हैं और जयपाल जी से आज काफ़ी लंबी बातचीत हमारी होने वाली है, क्योंकि जयपाल जी जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, आप देखिए कि इनकी टी शर्ट पर हमेशा लिखा रहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक यात्रा करने वाले, पैदल यात्रा करने वाले ऐसे वीर। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए कितनी बड़ी घातक हो रही है। और पिछले इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि जयपाल जी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई बातें हमारे सामने रखी थी। आज हमारे सामने साक्षात मौजूद है। सबसे पहले तो जयपाल जी आपका स्वागत अभिनंदन है हमारे चैनल पर। आशा करते हैं आपका सपना साकार हो। जिस प्रकार से देश के इस बड़े मुद्दे को लेकर आप निकले हैं और कई आलोचनाओं झेल कर भी के मार खाए भी नहीं रो रहे हैं, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस जज्बे के लिए और सलाम करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ आपके सम्मान में। देश का सबसे बड़ा काम जो कि बड़े बड़े नेताओं ने वादे ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में होते हैं वादे लेकिन वो पूरा नहीं करते हैं। लेकिन आज आपने जिस प्रकार से, मैं देख रहा हूँ कि करीब आप 10-12 साल से लगातार ये संघर्ष जारी है। कई बार आप कई बड़े आंदोलन कर चुके हैं, बड़े रूप में आप प्रदर्शन कर चुके हैं, बड़े रूप में आप धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं सफलताएं हाथ आती है और बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन निराश हो जाते हैं जब उस पर बात को ध्यान नहीं दिया जाता। आपका मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करो। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए कितनी घातक है, और जिस प्रकार से तीव्रता और अभी विश्व में नंबर 1 का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है, जिसकी आबादी करीब करीब बड़ी बड़ी संख्या में हो गई है। आइए जयपाल जी का स्वागत है, उनसे जानेंगे एक एक सत्य के बारे में और कहाँ से ये शुरुआत हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। स्वागत है सर। मेरा नाम जयपाल ओड है और मैं यहाँ रिठोड़ा का निवासी हूँ। 10 साल पहले मैंने ये रिठोड़ा कहाँ आता है, पूरा ये अपना रिठोड़ा परिचय दें। रिठोड़ा चित्तौड़ से भी अपन किले पे खड़े हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर उदयपुर रोड पे है। रिठोड़ा छोटा सा गांव है और 200 घरों की बस्ती है। वहाँ मैं रहता हूँ और मैंने 10 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून की एक जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इससे जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है, जंगली जानवर है, या तो उनका शिकार किया जा रहा है या फिर वो जंगल ख़त्म होने की वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं। और जैसे मोर है, चिड़िया है, जितने भी है हमारे यहाँ रिठोला और ठुकराओं की पहाड़ियों में शेर रहते हैं, वो भी जंगल कटने की वजह से सड़कों पर आ गए। और करीब 1 साल के अंदर 2-3 चीते हैं, उनका वो सड़क पर आने पर उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं वो मर गए। तो ये जी। जंगल ख़त्म हो रहा है, इसी वजह से जंगली जानवर सब ख़त्म हो रहे हैं। और जंगल ख़त्म होने से जो क्लाइमेट है, जो बहुत से शहर है जो पानी के डूब जो समुद्र के पास है, तो पानी के डूबने के कगार पे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जनसंख्या इसको देश के लिए खतरा है, भारत के हर नागरिक के लिए खतरा है। उनको एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पक्का मकान हर नागरिक को मिले, अच्छी हवा मिले हर नागरिक को पीने लायक पानी मिले, सबको खाने लायक भोजन मिले। तो ये भारत में एक रोज़ में करीब 80 से 75 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे हैं और 2.5 करोड़ की एक ऑस्ट्रेलिया हर साल बसता है इस देश में। और ऑस्ट्रेलिया बसता है तो इसीलिए इतनी आबादी को पक्का मकान, अच्छी हवा, पीने लायक पानी कैसे मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया जाए। अभी चाइना को पछाड़ते हुए भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। चाइना को पछाड़ते हुए भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। और चाइना अपने पास भारत के पास 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और चाइना के पास करीब 95 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो अपन से दो गुना से भी और ज़्यादा है उसके पास क्षेत्रफल है, इतनी ज़मीन है उसके पास। उसने 1980 में एक बच्चे का नियम लगाकर, एक बच्चे का कानून बनाकर आज करीब 40-50 करोड़ की आबादी उसने कम की है। तो इसको
चाइना को फ़ायदा भी हुआ है। और मैं भी सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जो भी चोरी चकारी हो, चोरियाँ बढ़ रही है, लूट मार बढ़ रही है, कोई महिला है घर से बाहर निकलने में डरती है, कोई अपने जेवर पहनने में डरती है, क्योंकि किसी मंदिर पे जाती है, स्थान पे जाती है, तो कोई चोर उचक्के होते हैं तो वो तोड़ लेते हैं। ये सब आबादी और बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगे, तो देश एक शक्तिशाली देश बने, देश विकसित राष्ट्र बने। विकसित राष्ट्र जब ही बनेगा जब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लगेगा। अभी इजराइल की आबादी मात्र 95 लाख की आबादी है, और अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की आबादी है। अपने यूपी एक स्टेट है, उसकी आबादी 25 करोड़ की है। तो ज़्यादा आबादी होने से कुछ नहीं होता है। अब जितनी आबादी है उनके पास काम हो, सेना हो, तो उसके पास हथियार हो, तब जाके इस देश का बदलाव हो सकता है, देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। जो आबादी इस देश से आप कितने लोगों को मकान दोगे? 2.5 करोड़ की आबादी हर साल बढ़ रही है। तो इसी वजह से जनसंख्या नियंत्रण कानून जो जब ये इंदिरा गांधी ने नसबंदी कराई थी, तो वो एक धर्म को एक विशेष को लेकर की थी। तो अगर वो सख्त कानून बना देती, जो भी सब्सिडी मिलती सरकार से जो सब्सिडी मिलती है उसको अगर बंद कर देती, तो आज देश का बड़ा रूप होता है, देश दुनिया की महाशक्ति होता है। कि आबादी के कारण आज देखो कितनी ज़मीनों का टुकड़ा हो रहा है, ज़मीन के टुकड़ों में बढ़ रही है। लोग अभी भी गाँव में 10-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अभी इधर बांसर में एक आदमी के 17 बच्चे हैं। तो ऐसे कई लोगों का उदाहरण है। तो इतनी आबादी पैदा करके वो 2-2 3-3 शादियाँ करते हैं, 5 शादियाँ करते हैं। तो ये करके वो अपना वोट शेयर बढ़ा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इतने बच्चे पैदा करके हम आने वाले समय में हमारी सरकार बना लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ये उनकी सोच गलत है कि आबादी बढ़ाने से कोई वोट शेयर नहीं। आप कुछ सक्षम बनो, अभी आप कुछ करने से आबादी 10-25 सालों की सोच रहे हो, अभी आपकी स्थिति क्या है? तो इसीलिए ज़्यादा आबादी, अब कौन सा भी देश देख लो, जापान देख लो, अमेरिका देख लो, इजराइल देख लो, अभी रूस देख लो, 1 साल से रूस युद्ध कर रहा है। 1 साल से भारत की इतनी ताकत नहीं कि 50 दिन तक लगातार युद्ध कर सके। 1 साल से युद्ध कर रहा है, उसके बावजूद भी आज कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उसकी आबादी 14 करोड़ की, और दुनिया का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस के पास है। करीब 1 करोड़ से ऊपर उसका क्षेत्रफल है। तो सबसे शक्तिशाली देश है। उसके पास ज़मीन बहुत ज़मीन है, वो करीब 3 गुना ज़मीन ज़्यादा है उसके पास, 3 या 4 गुना ज़मीन ज़्यादा है। 1 करोड़ का क्षेत्रफल है उसके पास। तो ये अपने पास ज़मीन ही नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था, जब 1947 में, तो पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। तो उस टाइम भी कुल 32 करोड़ की आबादी थी भारत की। आज पिछले साल में 150 करोड़ की आबादी हो गई। भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पर आ जाओ, आप मंडी में पर आ जाओ, कितने आदमी बैठे हुए हैं, तो काम ही नहीं उनके पास। उनको 1000 रुपये दे दो, कुछ भी काम कर देते हो। तो जयपाल जी, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं पढ़ा लिखा तो कम हूँ। मैंने 8वीं 9वीं तक पढ़ाई की है, और पढ़ाई तो कर लेंगे, पढ़ाई तो कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जुनून कहाँ से पहली बार आपको लगा कि ये समस्या है? मेरे को 8-10 साल पहले लगा था कि ये आबादी बढ़ रही है। जैसे अभी मेरे गांव में है, अभी 150-200 बीघा ज़मीन में कॉलोनी काट दी, और मकान 25 साल बाद भी मकान नहीं बनेंगे वहाँ पे। तो ऐसे, और मकान 25 साल बाद भी मकान नहीं बनेंगे वहाँ पे। तो ऐसे ये कि भू माफिया वगैरह ये ज़मीनें खरीद कर अपने पैसे कमाने के चक्कर में ये कॉलोनी काट रहे हैं। आप देखोगे वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ पे कॉलोनी काट के प्लॉट बेच रहे हैं। तो क्या प्लॉट की 50,000 में, लाख लाख में प्लॉट बेच रहे हैं, तो हर कोई देखता है इन्वेस्ट करने के लिए डाल दो, अभी भविष्य में काम आएगा। तो ज़रूरत के हिसाब से कॉलोनी काटी जा रही है। इसी वजह से फिर कॉलोनी काटने के बाद उसमें खेती होती नहीं, तो खेती की ज़मीन सब खत्म हो रही है। 2% ज़मीन है, और पीने लायक 3% पानी है अपने पास। तो वो भी पानी, तो इस हिसाब से आने वाले समय में आज का आधुनिक युग है, हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, सुविधा, मोटरसाइकिल, कार, हर चीज़ चाहिए, बंगला चाहिए। अब ऐसे में प्लॉट काटे या देश को बेचे, लालच पनप रहा है। हत्याएं, बलात्कार, बड़े बड़े मामले आप देखें कि अधिकारी भी रिश्वतखोर में पकड़े जाते हैं, कोई चिंता नहीं। लेकिन आपको ऐसा क्या लगा कि जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट है? आपको कैसे लगा और आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि बढ़ती हुई जनसंख्या, जो देश है अपना भारत है, हर आदमी को मानना चाहिए देश मेरा है। और जब तक हर भारत का नागरिक सोच के चलेगा कि देश मेरा है, तो फिर इस देश का विकास होगा और इस देश आगे बढ़ेगा। नहीं
देश अपना है तो समझो इसका फिर हर आदमी को सोच के चलना पड़ेगा, देश मेरा है तो ही देश का विकास होगा। और मैं इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए मेरी सोच ऐसे है कि आज पहले चित्तौड़ है, अभी चित्तौड़ देख लो आप, अभी चित्तौड़ की आबादी 20 लाख की आबादी हो गई, 20 लाख की आबादी चित्तौड़ की, 20 लाख की आबादी हो गई। ऐसे बहुत से देश को ये पीछे छोड़ देता है, छोटे छोटे देश को पीछे छोड़ हाँ देगा। पीछे छोड़ देता है। ये चित्तौड़ एक जिला है जो बहुत से देशों को पीछे छोड़ देता है। तो क्या आप देख लोगे कितनी आबादी बढ़ गई, इस हिसाब से ज़मीन भी कम हो रही है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है। और आप देख लो कहाँ पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो किला है, ये लोग किले पर रहते थे, किले पे सीमित थे, तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे गए और नीचे जाते तो कितना कितने किलोमीटर में चित्तौड़ फैल गया। जयपाल जी, समस्याएं तो बहुत हैं। समस्याएं तो आपने बता दी कि जनसंख्या नियंत्रण से पशु पक्षी जीव जंतु सबको नुकसान हो रहा है, लेकिन समाधान क्या है? समाधान तो अगर भारत सरकार सख्त कानून बनाए। आपको क्या लगता है कि 2 बच्चों का कानून आने से देश में जनसंख्या रुकेगी? और रुकेगी तो किस हद तक रुकेगी? क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? क्या आपको लगता है कि आज जैसे प्रकार से देश में स्थितियाँ बनी हुई है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, सरकार को राहत कैंप लगा के लोगों की समस्याओं के समाधान करने पड़ रहे हैं, वो लोग गरीब जिनको पता ही नहीं है, अशिक्षित जिनको पता ही नहीं जनसंख्या क्या होती है, योजनाएँ क्या होती है, वो तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में क्या ये सपना साकार होता दिखाई दे रहा है? तो राहत कैंप तो ये तो अभी क्या, ये चुनाव के 5-6 महीने रहे हैं और ये लोगों को बोल रहे हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। राहत कैंप तो फायदे कुछ होने वाला नहीं इसमें। और सरकार को राहत मिलने वाली हाँ, बस खाली। सरकार को सिर्फ वोट शेयर बढ़ाना है और ये एक प्रचार करना अपना कि हम देंगे देंगे नहीं देंगे क्या मालूम, अभी 6 महीने बाद सरकार चेंज हो जाएगी तो फिर कौन कौन देगा ये तो राहत मिलना मुश्किल है। और सरकार को सब डेटा सरकार के पास है कि भाई कितने नागरिक है, कितने BPL है, कितने APL है, कितने गरीब आदमी है, कुछ आती डायरेक्ट ही दे सकती थी उनको, लेकिन उनको प्रचार करना, वो प्रचार कर रही है। और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर एक सख्त कानून बन जाए कि भाई सरकार 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए तो वो तीसरे बच्चे की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी, उसको सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलेगी। जैसे कि सरकारी नौकरी है, सरकार में जो सब्सिडी मिलती है, कुछ भी सब्सिडी नहीं मिलेगी, न सरकारी कुछ उनका राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ वोट देने का अधिकार ही खत्म किया जाए, जब जाके देश की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी और देश एक मजबूत और विकसित राष्ट्र होगा। आप यात्रा भी कर चुके हैं, पद यात्रा कर चुके हैं, थोड़ा यात्रा के बारे में उल्लेख करें और पहली उस घटना के बारे में उल्लेख करें जब जब आपको इस काम में आपको लगा कि मेरी बात कोई सुनने वाला है। पहले कब लगा कि आपको मेरी बात सुनी जाएगी और फिर आपने दूसरा स्टेप यात्रा कर लिया कि मैं पद यात्रा जाऊँगा। पहली बात आपकी कब सुनी गई, आपको लगा कि थोड़ी सफलताएँ मिली? पद यात्रा की तो मैं चाहता हूँ नहीं, पहली सफलताओं के बारे में बात करें, कब आपको लगा कि मेरी बात को सुना गया? पहली जब आपका आंदोलन था, चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो। जैसे तो मैं पहले 2 बार टावर पर चढ़ा था, सबने मेरे को आश्वासन दिया था कि भाई आपकी बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाएंगे देश में। दिल्ली से ही फ़ोन आए थे, लेकिन वो मुझे समझा वो मेरी समझ में नहीं थी कि टावर पर चढ़ना गलत है, कि टावर पे ऐसा आंदोलन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ सुनता नहीं था, इसलिए मैं टावर पर चढ़ा था। और ऐसे काम किसी दूसरे को नहीं करना चाहिए क्योंकि अपनी ज़िंदगी ये अनमोल है, ये जीवन वापस नहीं आता है। तो वहाँ तो वो मौत का खतरा भी है, अगर आदमी गिर जाता है, नीचे पड़ जाता है तो किसी का कुछ नहीं जाता है, अपना जी, जीवन जाता है। ये तो तो रही वो बात। क्या कि मैं समझता नहीं था, वो चढ़ गया, गलती तो हो जाती है इंसान से। और कुछ गलत तो कुछ नहीं किया, अपने देश के लिए किया था मैंने। तो जी, देश में जनसंख्या यात्रा का नियंत्रण बताएँ, यात्रा के क्या अनुभव रहे? यात्रा यात्रा मैंने देखो चित्तौड़ में भूख हड़ताल भी की 25 दिन की। मैंने महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर भी मैंने भूख हड़ताल की, दिल्ली के जंतर मंतर में की मैंने। तो इसीलिए मेरे मेरे मन में गई कि भाई चलो चित्तौड़ से 600 किलोमीटर प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपन जाएंगे, तो जहाँ जहाँ हेड क्वार्टर है, जिला लेवल है कहीं है, तो वहाँ अपने अखबार में आएगा और हज़ारों आदमी से मिलेंगे, तो कुछ बातचीत होगी, तो इसका प्रचार होगा और सरकार तक पत्रकारों के हिसाब से हम जनता के माहौल बनाने से सरकार दबाव बनेगा और सरकार कानून लाएगी। कब आपके दिल में आया कि ये बेकार है यार, मैं ज़बरदस्ती टाइम ख़राब कर रहा हूँ, ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, मेरा अपना भविष्य ख़राब हो रहा है?
मुझे आलोचनाएं झेलनी पड़ रही। मेरी दरवासा में भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर दूसरी बार चित्तौड़ के जयपाल ओट तिरंगा हाथ में लिए चित्तौड़ से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना मांग पत्र देंगे। ग्राम रिठौला तहसील और जिला चित्तौड़ का निवासी जयपाल 10 फरवरी को प्रातः 11 बजे चित्तौड़ से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहा है, जो 600 किलोमीटर चलकर दिल्ली पहुंचेंगे। सोमवार को सुबह झड़वासा पहुंचने पर हाईवे 48 पर रतन नाथ योगी और भागचंद जांगड़ ने माला पहनाकर स्वागत किया। जयपाल ने बताया कि इससे पूर्व भी वो अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल टावर पर और दिल्ली राजघाट पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं। मैं जयपाल और चित्तौड़गढ़ रिठौला निवासी चित्तौड़गढ़ से प्रधानमंत्री कार्यालय दूसरी बार मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मेरी मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू किया जाए। भारत के हर नागरिक को पक्का मकान मिले, अच्छी हवा मिले, पीने लायक पानी मिले और सबको खाने लायक भोजन मिले। इसी को ध्यान में यात्रा शुरू की थी और सुबह यात्रा की है। इससे पहले मैं 18 बार प्रधानमंत्री कार्यालय में आकर ज्ञापन दे चुका हूं और आज 23 सितंबर को मैं प्रधानमंत्री कार्यालय तक पैदल आया हूं। मेरी मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाओ, भारत के जंगल को बचाओ। जनसंख्या विस्फोट की वजह से भारत के हर नागरिक को पक्का मकान नहीं मिल पा रहा है, अच्छी हवा नहीं मिल पा रही है, सबको भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा हूं और इसी को लेकर मैं चित्तौड़गढ़ से पैदल यात्रा भी की है। जय हिंद, जय भारत, जय चित्तौड़। का खतरा है क्या? आपको कभी ऐसा लगा क्या कुछ घटनाओं के बारे में? सेकंड बार मैं जब यात्रा कर रहा था चित्तौड़ से, तो मैं जयपुर से 70-80 किलोमीटर रहा और मेरे को वहाँ आलोचना झेलनी पड़ी। लोग मेरी यात्रा रोकने की कोशिश की थी उन्होंने, और यात्रा रोकने की कोशिश भी की थी और हथियार दिखाए गए थे। मुझे डराने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हथियार दिखाएं, ये यहाँ से भाग जाएगा, ये यात्रा खत्म कर देगा। क्या था आपके पास? मेरे पास हाथ में तिरंगा झंडा था और तिरंगे झंडे के हिसाब से मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मेरा रक्षक ही वही था और मेरा स्वाभिमान मेरा तिरंगा झंडा था, इसीलिए मुझे डर नहीं लगा। और डर कर वो जो 2 लड़के थे वो डर के भाग गए थे। जयपाल जी, आप कब मायूस हो जाते हैं जब आप लगता है कि यार मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है? कहाँ आपको थोड़ी सी कमी लगती है कि यहाँ मुझे थोड़ी गैप है मेरा? सपोर्ट की देखो, मैं किसी से ये इच्छा भी नहीं करता हूँ कोई मेरा सपोर्ट करे। मुझे तो खुद में विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं करता हूँ। और मुझे ये नहीं चलेगा आप मेरा सपोर्ट करो, वो मेरा सपोर्ट करे, मेरी समाज मेरा सपोर्ट करे। मुझे सिर्फ कर्म करना है, मेहनत करनी है और मैं अपने लक्ष्य के लिए, अपने मंजिल के लिए मैं तीसरी बार जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं 5 बार और चला जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जयपाल जी, आपने अपने परिवार के लिए अभी तक क्या किया है? क्या उनके साथ जो जिस प्रकार की आलोचना है, जिस प्रकार की गांव में कहते हैं तेरा पति तो ये है, फालतू है, ये चलता रहता है, जिस प्रकार से आलोचनाएं होती है, क्या परिवार को आपने कभी देखा है कि परिवार मेरा एक बच्चा है और मिसेस है, मेरे मदर फादर भी है। और परिवार में आलोचना होती है, गांव वाले कहती है, महिला भी कहती है, बहुत से लोग कहते हैं फालतू काम नहीं करता, नहीं जैसे यात्रा करता नहीं, कभी वो हड़ताल करता नहीं, इससे क्या होगा परिवार में, कैसे क्या गुजरा। तो खेती बाड़ी है मेरे और पत्नी खेती बाड़ी संभालती है। कालका माता के दर्शन करने के लिए आए। मेरे साथ में भाई जयपाल जी है, एक क्रांतिकारी भाई, और देखिए पूरा मंदिर। और आपको बता दूं कि गर्मी धीरे धीरे पड़ने लगी है, पाँव चलने लगे हैं, दोपहर का समय है, करीब करीब में 3-3:30 बजने आई है और हम मंदिर की कलाकृति नक्काशी देखते हुए और अब हम मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे और फिर नीचे उतरेंगे और आपको विशेष कुछ न कुछ यहाँ का संदेश, यहाँ की जानकारी देते रहेंगे। हर दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं, माता के दरबार में शीश प्रदृष्टि बनाए रखे। जयपाल जी साथ साथ में हमारे चल रहे हैं। आज पूरा दिन हमारे भाई जयपाल जी के साथ रहे। एक सामाजिक मीटिंग थी जिसमें
सरकार की योजनाएं और व्यक्ति को कैसे रहना है, जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, उसके बारे में, बढ़ती हुई जनसंख्या कैसी है, विस्फोटक है उसके बारे में, और आज के समय में किस प्रकार संगठित रहकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है, इसके बारे में कई क्षमतावर्धन जानकारी। जानवर भी है वगैरह का, और मैं भी छोटा मोटा करता हूँ, प्रॉपर्टी काम है करता हूँ, साल 6 महीने में कभी कोई काम हो जाता है, मैं चलता काम होता रहता है। आलोचना तो बहुत झेलनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको दुश्मन बनाना है तो आप किसी का भला करके देखो, वो दुश्मन बन जाएगा। तो आप थे जयपाल जी, एक क्रांतिकारी वीर, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर एकमात्र तिरंगे का सहारा है। तिरंगे को लेकर ही ये यात्रा प्रारंभ करते हैं और तिरंगे के साथ ही यात्रा। आगामी क्या आपकी रणनीति रहेगी और किस प्रकार की आपकी यात्रा रहेगी, कब होने वाली है? 1 मई 2023 सोमवार को 3 बजे वापस मैं अपने भारत का झंडा तिरंगा हाथ में लेकर चित्तौड़ से वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री कार्यालय पैदल यात्रा करूंगा, और कोई 8 महीने के अंदर 600 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहा हूँ। और मैंने मेरी जो सुरक्षा को लेकर भी मैंने कल एसपी साहब को दिया था, और 10 दिन पहले मैंने कलेक्टर साहब को दिया था, तो मेरे को सुरक्षा की मांग भी कर रहा हूँ। और मुझे साहब ने एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आने का इन्होंने अपना मन बनाया, और कल इनसे मुलाकात हुई। आज इनका मन यहाँ पर पूर्ण हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने इनका भव्य स्वागत किया और इनका मनोबल बढ़ाया, और यहाँ से रवाना होकर ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास सीधे दिल्ली में मिलेंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की अपनी बात रखेंगे। इसके पीछे सबसे ज्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो प्रकृति का हो रहा है। प्रकृति का, जब जनसंख्या ज्यादा होगी, मकान ज्यादा बनेंगे तो पेड़ों की कटाई होगी। इस तरीके से मैं चाहूंगा कि जयपाल जी आप अपनी बात रखें कि आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून को ही क्यों चयन किया। थोड़ा आगे आए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं जयपाल हो, यात्रा का आज 5वां दिन है। अभी जयपुर यहाँ से 95 किलोमीटर दूर है, और 1 किलोमीटर पीछे एक बंदा था जो हाथ में चाकू लेकर मेरे पास में होकर निकल गया। मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करता हूँ मुझे शिक्षा दी जाए। ये मेरी दूसरी यात्रा है, मैं चल रहा हूँ हाथ में तिरंगा लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। चित्तौड़गढ़ से मैं दूसरी बार पैदल यात्रा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि आपको आपकी जो भी है मांगे आगे पहुँचा देंगे। मुख्यमंत्री ने, कलेक्टर साहब ने भी अच्छा मुझे आश्वासन दिया कि आपको मैंने रिपोर्ट भेज दी है मुख्यमंत्री तक आपकी सुरक्षा। तो मैंने उनको बोला कि पहले मैं जो यात्रा पे गया था तो बहुत से लोगों ने मेरा विरोध किया और मुझे डराने की कोशिश की, और बहुत से लोगों ने मुझे मेरा सम्मान किया। मेरा सारा जो ये नाइट का जो खर्चा होता था, खाने का, नाइट में होटल में रुकने का, तो सारा बहुत से लोगों ने उठाया था। और वो सम्मान भी मेरा बहुत हुआ। लेकिन बहुत मिलते हैं लोग, कुछ एक मिलते हैं जो विरोध करते हैं। उनको लगता है कि हमारे समाज के लिए कर रहा है, और वो समाज के लिए सोचते हैं। लेकिन मैं समाज को नहीं, मैं देश को लेकर चलता हूँ। इस देश के भविष्य तो अगर जनसंख्या को अगर आप रोक दोगे, जनसंख्या नहीं, आज आप किसी भी देश को देख लो, ये जनसंख्या ज़्यादा होने के हिसाब से बर्बाद हो रहा है। और ये जनसंख्या ज़्यादा हो लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, और लोग इतने पढ़े लिखे लोग, बाहर पढ़े लिखे लोग डीपीओ के अंदर से तेल निकाल रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, चेनें खींच रहे हैं, मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? उनको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है। सरकार की जो गलती है भाई, वो काम नहीं दे रहे। मोदी सरकार कह रही है कि हम सबसे युवा देश है,
युवा देश है, पर युवा देश के अंदर युवाओं का काम ही जिला मुख्यालय के रहने वाले जयपाल और ने एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ से दिल्ली के लिए पैदल कूच किया। दरअसल ये जयपाल की दूसरी पैदल यात्रा है जो चित्तौड़गढ़ से दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी। जयपाल जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। पिछले कई वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए जाने की मांग हो रही है। इसी क्रम में ये दूसरी यात्रा है और जयपाल को उम्मीद है कि इस बार उसकी बात जरूर सुनी जाएगी और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रभावी कानून बनाया जाएगा। मैं चित्तौड़गढ़ से दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक पैदल यात्रा कर रहा हूँ दूसरी बार। एक बार पहले भी जा चुका हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग मैं चाहता हूँ कि भारत के हर नागरिक को पक्का मकान मिले, सबको अच्छी हवा मिले, पीने लायक अच्छा पानी मिले, सबको भोजन मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग निवासी यात्रा बांधनवाड़ा पहुंच चुकी है और सुबह के करीब 7 बज रहे हैं। सुबह 5 बजे यात्रा शुरू की थी और सुबह हमें नहीं बेरोजगार क्या करेंगे, पढ़ाई कर लेते हैं, 15-20 लाख रुपये खर्च कर देते हैं और फिर आगे धक्का खाते हैं। उनसे अच्छे तो हम देश के लिए कर रहे हैं। हमारे पास इतने पढ़े लिखे और आप देखो उनको कुछ समझ ही नहीं क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसको कुछ समझ ही नहीं। इतने पढ़ लिख कर भी आज कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको सिखाई नहीं, उनके जो संस्कार मिलने चाहिए वो संस्कार नहीं मिले उनको। जयपाल जी, इस जो यात्रा अब होने वाली है उसमें क्या खतरा आपको लग रहा है जिसको लेके आप चिंतित हैं? मैं खतरा वो मैं स्थानीय अपने नेताओं से भी अपने खतरा मानता हूँ। तो वो समझते हैं कि ये हमारे कभी आके हमारे रास्ते में रोड़ा अटका सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को रोड़ा नहीं अटकाऊंगा। और मैं तो क्या आप चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं जो उनको लग रहा है? हाँ, उनको लग रहा है चुनाव में, लेकिन मैं चुनाव देखो मैं कुछ बढ़ने की कोशिश नहीं, मैं कुछ करने के लिए मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और भविष्य में कभी हुआ तो देखो मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। वो भी भारत के नागरिक है तो सबको आज़ादी बराबर आज़ादी है, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो चाहे भारत का आम आदमी हो, अधिकार तो बराबर है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हमारे मैं आज़ाद हूँ, मेरा देश आज़ाद है, कुछ भी कर सकते हैं, देश के लिए मांग कर सकते हैं अच्छी, तो देश के लिए कुछ बदलाव के लिए मांग कर सकते हैं और कुछ बनने का समय आया तो बन भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल जी आए और एक लंबी बात हमारे साथ की और हमारे दर्शक लंबे समय तक आप जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जयपाल जी की बात आपने सुनी, एक क्रांतिकारी वीर जिन्होंने अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर जनसंख्या तक पैदल यात्रा करेंगे। न जाने कितनी ही प्रताड़ना झेलने के बाद, न जाने कितनी आलोचना झेलने के बाद अपनी छोटी छोटी खुशियाँ भी अपने परिवार के लिए नहीं देश के लिए समर्पित करने वाले ऐसे जयपाल जी को कोटि कोटि वंदन है, धन्यवाद देते हैं कि देश की शायद जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लागू होता तो देश को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और ये आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये देश शहर नहीं है, कैसे कई शहर है, बड़े बड़े शहर जो शहर नहीं महानगरों में तब्दील हो गए हैं और महानगरों में तब्दील होना, खेती ख़त्म होना, आने वाले समय में खाने के वांदे पड़ जाएंगे। जिस प्रकार की अन्य देशों की खबरें आ रही है, खाने का अनाज नहीं मिल रहा है, लोग बिस्किट खा के काम चला रहे हैं, ऐसे में क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस संस्कृति का। और बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बहुत बड़ा विस्फोट है, बहुत बड़ा हानिकारक है। और अब आज के समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पे ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या नियंत्रण वाला देश बन गया है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, बातों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक शब्द है। बहुत खतरनाक शब्द है और इसके लिए ज़रूरत है हॉस्पिटल चाहिए, पुलिस चाहिए। आप देखो जो भी ज़रूरत है वो चाहिए है तो पुलिस वो की वही है, मजिस्ट्रेट वो, डॉक्टर वो के वही है और आबादी बढ़ रही है तो इनको संभालने वाला भी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो पानी के लिए गृह युद्ध होगा, पानी पीने के लिए गृह युद्ध होगा इस देश। सही बात है जयपाल जी की कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं हुआ तो हर व्यक्ति को घर चाहिए, हर व्यक्ति को छाया चाहिए, हर व्यक्ति को पानी चाहिए, भोजन चाहिए। और ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं बाज़ार में नहीं मिलती, ये तो प्रकृति से मिलती है हमें। और प्रकृति को नुकसान हम पहुंचाएंगे तो प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी और फिर वही उसी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे जहाँ पहले हम सुना करते थे कि देश में भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया,
अभी आप देखिए कि तुर्की में जो भूकंप आया उससे पूरी आधी तुर्की जो है पूरी बर्बाद हो गई। बड़े बम तो बना लिए, बड़े बड़े ड्रोन तो बना लिए, पटाखे बना लिए, दुनिया को मारने का साधन बनाया, लेकिन बचने का एक भी साधन नहीं बचने बनाया। का साधन यही भी नहीं है। और कैसे बचाएंगे, बचने का तो कुछ बना ही नहीं रहे। हाँ, मारने का सब कुछ बना रहे। बड़े बड़े मिसाइल बना रहे हैं, बड़े बड़े ये बना रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए भी कुछ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल जी का, और आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। आपकी यात्रा सफलपूर्वक रहे और अच्छे से जाएं। और मैं भी अपील करता हूं चैनल के माध्यम से कि जयपाल जी जहां से भी निकलें इनका सम्मान करें और इनको सुरक्षा ज़रूर प्रदान करें। आपसे जैसी भी बन पड़े तन मन धन के साथ इनकी सेवा ज़रूर करें। और ये आपकी गली मोहल्ले से, आपके रोड से, हाईवे से, जहाँ से भी गुजरे, आप इनकी जिस रूप में भी सेवा करना चाहें ज़रूर करें। और ये 1 तारीख को यात्रा प्रारंभ करेंगे, 1 मई को यात्रा प्रारंभ करेंगे। और कितने दिनों की आपकी यात्रा रहेगी? 15 दिन की। कहाँ से निकलेंगे और रूट क्या रहेगा? चित्तौड़ से चित्तौड़ कलेक्टर चौराहे से ये भीलवाड़ा, अजमेर, ये किशनगढ़, कोटपुतली होते हुए जयपुर मुख्यमंत्री निवास में जाऊँगा या विधानसभा में जाके आगे वापस कोटपुतली होते गुड़गांव। पिछली बार भी कई समाज के अध्यक्षों ने आपका स्वागत किया, कई हमारे सिंधु प्रेमियों ने, कई सर्वधर्म के लोगों ने आपका स्वागत और सम्मान किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रकृति का हो रहा है, प्रकृति का जब जनसंख्या ज्यादा होगी, मकान ज्यादा बनेंगे तो पेड़ों की कटाई होगी। इस तरीके से मैं चाहूँगा कि जयपाल जी आप अपनी बात रखें कि आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून को ही क्यों चयन किया। थोड़ा आगे आइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं जयपाल हो। यात्रा का आज 5वां दिन है। अभी जयपुर यहाँ से 95 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर पीछे एक बंदा था जो हाथ में चाकू लेकर मेरे पास में होकर निकल गया। मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करता हूँ शिक्षा दी जाए। ये मेरी दूसरी यात्रा है। मैं चल रहा हूँ हाथ में तिरंगा लेकर, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ से मैं दूसरी बार पद यात्रा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इसी प्रकार से आप इनको मान सम्मान प्रदान करें और इनकी रक्षा और सुरक्षा जरूर करें, ताकि ये जिस मिशन को लेकर चले हैं इनका मिशन सार्थक हो, इनका सपना साकार हो और भारत में जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून आए। जैसे कि योगी जी ने कहा था, 2 बच्चे से तीसरा बच्चा होगा तो राजनीतिक में भागीदारी नहीं और नौकरी भी नहीं। नौकरी नहीं है और जो भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है उसमें राशन कार्ड भी नहीं। बिल्कुल, तो वास्तव में ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस मिशन को आप लेके चले हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि भाई जयपाल जी के साथ सभी जुड़ेंगे और सभी मिलकर क्या अपील करना चाहेंगे पूरे देश के लोगों को? मैं पूरे देश के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी इस मुहिम का, देश एक आदमी से आज़ाद नहीं हुआ। जब देश आज़ाद हुआ था कई क्रांतिकारियों ने इसका आंदोलन किया और कितनों ने अपनी जान दी। तो मैं जान देने की बात अभी तो समय है ही नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं बात आगे तक पहुंचाने के लिए आप किसी भी तरीके से जैसे मैं यात्रा कर रहा हूं तो थोड़ा जो भी है, जो आप 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर मेरे साथ चल भी सकते हो और इससे भी हो सकती है। आप मेरे से बात भी कर सकते हो, जैसे भी आपको उचित समझे कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।